तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 7 के बारे में। ठीक है, तो SKMU दुमका यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 7। ध्यान दीजिएगा, इस पेपर का नाम यानी कि सेमेस्टर 7 में सॉरी 4 में मेजर पेपर 7 का नाम क्या है? कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक राजनीतिक एनालिसिस। ठीक है, मतलब कि तुलनात्मक राजनीति के बारे में आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। यूके यूनाइटेड किंगडम के बारे में, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में, चाइना और स्विट्ज़रलैंड, इनके संविधान किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बना हुआ है, इसके बारे में आपको ये पढ़ना है। कितने देश? 4 देश। कौन कौन से? यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं और ब्रिटेन भी बोलते हैं। इसी का नाम इंग्लैंड भी है, इसी का नाम ब्रिटेन भी है। ठीक है, जिसकी राजधानी लंदन में है। USA, जिसको हम लोग अमेरिका बोलते हैं और इसकी राजधानी वाशिंगटन DC में है। चाइना, जिसकी राजधानी बीजिंग में है, चीन जिसको हम लोग बोलते हैं। और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जो हर कोई जानता है, जेनेवा इसका एक फेमस शहर है। ठीक है, और लगभग हर भारतीय एक बार स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता है। ठीक है, बहुत सुंदर जगह है। तो इन चारों देशों के संविधान के बारे में पढ़ना है हमको। इसके 47 पेज का ये PDF है। ठीक है, अभी हम लोग जो करने वाले हैं, इसमें यूनिट 1 है, जिसमें यूनिट 1 में बताया गया है कि क्या पढ़ना है भैया। तो डेफिनेशन, परिभाषा, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक जो राजनीति है, इसकी क्या परिभाषा है इन देशों में। ठीक है, इनमें प्रकृति किस टाइप से, नेचर किस टाइप से पाया जाता है। स्कोप, यानी कि यहाँ पे पॉलिटिक्स का कितना अवसर है या क्षेत्र क्या है, और इन सभी को आपस में तुलना करके देखना है कि किस देश में कितना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 2, इसमें आपका अप्रोच टू स्टडी कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, यहाँ की जो काम करने की संस्थाएं हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के इंस्टीट्यूट हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, इनके बारे में जानना है कि इनका फंक्शन कैसे वर्क करता है इन देशों में। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा दोनों के बारे में जानिएगा। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स का बहुत सारा होता है कि जैसे हमारे भारत में अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, मतलब कि जिसमें वोट देते हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा कि किसको वोट दे रहे हैं, जबकि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, आप किसको वोट दे रहे हैं वो सब पता चलेगा डायरेक्टली। ठीक है, तो प्रत्यक्ष मतदान वहाँ पे होता है, हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष मतदान होता है, इनडायरेक्ट वोटिंग, और वहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग होता है। इन सब जानिएगा। यूनिट 3 है हमारा क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव, यहाँ का जो मतलब इन देशों में किस तरह से काम करता है कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका बोले तो सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट। लेजिस्लेटिव किस तरह से काम करता है? लेजिस्लेटिव बोलिएगा तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, चाहे वो मुखिया से लेकर के MP तक, ठीक, ये सभी पॉलिटिकल लीडर्स लेजिस्लेटिव कहलाते हैं। आपको मालूम है, गवर्नमेंट के जो सरकार होती है, गवर्नमेंट, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते ये आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये जानना चाहिए। 3 भाग कौन कौन से हैं? सरकार के 3 भाग होते हैं, यानी कि सरकार के 3 बेटे हैं, यही तीनों बेटे इसके काम संभालते हैं। ठीक है, पहला है लेजिस्लेटिव। पहला बेटा का क्या नाम है? नहीं, सबसे छोटा बेटा है लेजिस्लेटिव। ठीक है, जिसको हम लोग विधायिका बोलते हैं। लेजिस्लेटिव हिंदी में बोलते हैं विधायिका। ठीक, मंझला बेटा जो है यह है एग्जीक्यूटिव। क्या है? एग्जीक्यूटिव। और जो बड़का बेटवा है इसका नाम है जुडिशियरी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और ये विधायिका। ठीक है, तो न्यायपालिका सबको जस्टिस करता है कि सबसे पहले आइए छोटका बेटवा के पास, विधायिका, यह पूरी तरह से बवाल मचा के रखता है कि हमारा राज चलेगा। ठीक है, यही है नेता। नेता यही है, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, कुछ भी हो, जितना भी विधायक लोग हैं, राज्यसभा का सदस्य हो, ये सब लेजिस्लेटिव में आते हैं, विधायिका में। ठीक है, दबदबा यहीं का रहता है पूरे माहौल में। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। ये नॉर्मल काम करता है, गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्विस करने वाले, सरकारी नौकरी वाले, ये सब एग्जीक्यूटिव है कि भैया हमको तो जो दीजिएगा, बड़का भैया जो आदेश देंगे वो भी मान लेंगे, छोटका भैया जो आदेश देंगे वो भी मान लेंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जो है गवर्नमेंट सर्विस वाले, ये हैं बीच बीच का आदमी। ठीक है, इधर भी उधर भी।
और जो जुडिशरी है यह टॉप पोजीशन पे है, ये जिसको जो बोलेगा उसको मानना ही पड़ेगा। जुडिशरी मतलब न्यायालय, कोर्ट, ठीक है। तो ये सरकार के 3 अंग हैं। बड़ा अंग है जुडिशरी, सबसे बड़ा पार्ट बोलिएगा तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर एक तरह से जुडिशरी के पास है। जुडिशरी जो भी चाहेगा वही होगा, मतलब जो सही रहेगा वही होगा, ठीक है। गलत करेगा तो वो दंड दे सकता है। तो जानना है कि इन देशों में एग्जीक्यूटिव किस तरह से काम करता है, कार्यपालिका कैसे काम करती है और विधायिका कैसे काम करती है। यूनिट 4 में पार्ट पढ़िएगा कि इसमें न्यायपालिका कैसे काम करती है, ठीक है, दंड कैसे मिलता है लोगों को, और लास्ट में इन देशों के संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। अमेंडमेंट किस तरह से होता है, संशोधन, यानी कि कुछ संविधान में बदलाव करना है तो कैसे करेंगे। आपने पूरा का पूरा एक तरह से 5 मिनट में समझ लिया कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। व्हाट इज कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स, डिफाइन इट। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी होती है। तो विभिन्न देश के जगह पे हम लोग 4 ही देश का लिए हैं, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी या मतलब झारखंड की यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस 4 ही यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ने को बोला गया है। मैं भी जब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा था तो ये 4 ही देशों के बारे में पढ़ा था। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि इन देशों में किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की समानता और भिन्नताओं को समझना और समझ के फिर अपने देश में अच्छाई जो मिलता है उन अच्छाइयों को अपने देश में अप्लाई करना। यहाँ पे आधा अधूरा लिखा है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। एक विद्वान है जिनका नाम है अरेंड लिचफार्ड, ठीक है। इनका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति व्यवहार और संस्था की तुलना का अध्ययन करता है, ठीक है। अलग अलग देशों की व्यवहार और वहाँ की संस्थाएं कैसे काम करती हैं, इसके बीच में हमें तुलना करके बताता है, कंपेयर करके बताता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसमें संविधान के जो नियम कानून हैं, कार्यपालिका यानी कि सरकारी नौकरी वाले, विधायिका यानी कि नेता वाले, और न्यायपालिका यानी कि कोर्ट, ठीक है। साथ में राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से काम करता है इसका अध्ययन किया जाता है इसमें, समझ गए। आधुनिक काल में यानी कि वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। विश्व में इतने लगभग 200 प्लस देश हैं। इन देशों की अगर आप तुलनात्मक राजनीति पढ़िएगा तो बोलिएगा बाप रे बाप, माथा हाथ ले लीजिएगा। यह केवल लोकतांत्रिक देशों तक सीमित नहीं है बल्कि विकासशील देश और साम्यवादी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करती है, ठीक है। केवल विकासशील देश, जैसे कि भारत एक विकासशील देश है। आपको मालूम है कि विश्व में 3 प्रकार के देश होते हैं। एक होता है विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक, जो अभी विकास के मार्ग पे है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है। एक होता है विकासशील, एक होता है विकसित देश, ठीक। विकसित देश, विकसित देश जहाँ पे सभी चीज़ों की पूर्ति हो चुकी है, वहाँ पे सब कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, गरीबी ना के बराबर है, जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया। एक होता है गरीब देश, जहाँ पे लगभग व्यवस्था समझ सकते हैं ना, हाँ, गरीबी वाली होती है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, ठीक है, नाइजीरिया हो गया, भूटान हो गया, ये सब गरीब देश में आते हैं। भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। चलिए, तो इन सब के बारे में जानना बहुत बड़ा काम है, तो इसीलिए बोला गया है कि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक हो गया है, ठीक है। यह केवल लोकतांत्रिक देशों तक सीमित नहीं है बल्कि विकासशील देश, साम्यवादी देश, और आप बोल सकते हैं कि विकसित देश, और क्या है कि विकासशील देश, सब का अध्ययन करते हैं। तो बोलिएगा भैया, हम जो ये 4 देशों के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक, यूएसए यानी कि अमेरिका, चाइना और स्विट्ज़रलैंड, ये सब कैसा देश है। तो भैया ये चारों देश जो है ना अमीर देश है, मतलब विकसित है, डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको रोड पे अल्लाह के नाम पे दे दे बेटा, भगवान के नाम पे दे दे, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पे आदमी अपने काम से काम रखता है। यहाँ पे वोट के लिए बोलिएगा कि आज हमारे नेताजी आ रहे हैं, आइएगा, वहाँ पे कोई नहीं आएगा, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अब आदमी अपना काम करता है। इवन जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो भी अपने टाइम पे अपना काम करता है, बाकी के टाइम में अपना मंत्री का काम करता है, अपनी आजीविका के लिए कुछ अलग करते हैं। एक अमेरिकी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम शायद बराक ओबामा था, ठीक है। वो पीएम क्या कर रहे थे, तो पूछा गया कि आप क्या काम करते हैं, तो बोलते हैं कि देखिए मैं पार्ट टाइम ये काम करता हूँ, उसके बाद मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ, ठीक है।
मतलब अपना, हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर से वहाँ से उनको वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो बस एक पोजीशन है। सोर्स ऑफ इनकम वो कुछ अलग काम कर रहे थे, समझ रहे हैं, वो खेती कर रहे थे या इवन कुछ दूसरा ऑफिस का कोई काम कर रहे थे। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे एगो मुखिया भी बन जाता है, तो दिन भर उसी में लगा रहता है बेटा कि इसी से पैसा हमको कमाना है। तो ये डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज, सबसे मेन रीजन है डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज में एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम बहुत तगड़ा रहता है उनका, और हम लोग का एजुकेशन सिस्टम साला घटिया है ना। चलिए नेक्स्ट, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये सब क्वेश्चन है 30 शॉर्ट आंसर टाइप। पहले मैं दिखा देता हूँ। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का वर्णन करें, ठीक। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ भी दे सकता है। तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या है ये बताइए। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन प्रणाली में विश्लेषण क्या है ये बताइए। तो ये जो है टोटल आपके 30 क्वेश्चन है। कितने? 30 शॉर्ट आंसर टाइप है, आप ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आता है यूनिट 1 से वेरी लॉन्ग आंसर टाइप। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बस। अच्छा 30 नहीं 20 है, 20 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर टाइप आता है फॉर 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा, प्रकृति तथा महत्व का विस्तृत वर्णन करें। एक्सप्लेन इन डिटेल द डेफिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, और हो सकता है यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाए कल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति, आप समझ गए कि विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें वहाँ की शासन व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था, प्रक्रिया किस तरह से होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका कैसे काम करता है ये जानते हैं, राजनीतिक दल कैसे काम करता है ये जानते हैं। ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ लिखिएगा विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक लोकतांत्रिक विकास समझना कठिन है, ठीक है। विकास को समझना आसान है जी? नहीं, कठिन है। लेकिन डिजिटल यूज, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप इसमें कि आधुनिक ज़माने में टेक्नोलॉजी के प्रयोग ने इसको आसान बना दिया है वीडियो के माध्यम से, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं जोड़ के, क्योंकि अब एआई का ज़माना आ गया है, तो हम लोग किसी भी देश का मोबाइल पे ही देख सकते हैं, ठीक है, न्यूज़ भी। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा, तो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करना है। प्रसिद्ध विद्वान है अरेंड लिचफार्ड के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवस्था के बीच समानता क्या क्या है अलग अलग देशों के बीच में। तो हमें तो 4 देश ही पढ़ना है, तो इन चारों देशों के बीच में क्या समानता है और क्या असमानता है इसका अध्ययन करेंगे। और इसी प्रकार जेसी जोहरी है, ठीक है। जेसी जोहरी एक बहुत फेमस राइटर भी हैं और पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान भी हैं, ठीक है। इनका बुक भी मैंने पढ़ा है। इनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्था और जो प्रक्रिया है उनका व्यवहार किस तरह से वर्क करता है वो इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो प्रारंभिक काल, स्टार्टिंग की बात किया जाए तो प्रारंभिक काल ने तुलनात्मक राजनीति केवल संविधान के बारे में उसमें हम लोग पढ़ते थे। शुरू में संवैधानिक व्यवस्था और सरकारी संस्था तक ही सीमित थी। जब तुलनात्मक कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का पढ़ाई शुरू हुआ तब केवल उसमें संविधान, विभिन्न देशों का संविधान और जो सरकारी संस्था है उसी के बारे में पढ़ते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, आधुनिक काल में इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें राजनीति, संस्कृति, वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। जैसे आपको भारत का कल्चर पढ़िएगा तो भारत में हर एक देश में अलग अलग कल्चर चलता है। वहाँ पर पॉलिटिकल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, राजनीतिक दल के बारे में, ठीक है। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप के बारे में। अच्छा ये प्रेशर ग्रुप क्या है, राजनीतिक दल तो समझ गए। दबाव समूह क्या होता है कि बीच बीच में देखिए हम लोग आंदोलन करने लगते हैं, करते हैं ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसी को दबाव समूह कहते हैं। कि विभिन्न वर्गों के द्वारा जब बीच बीच में आंदोलन किया जाता है किसी को लेकर, कोई गवर्नमेंट का रूल पॉलिसी पसंद नहीं है तो आंदोलन करने लगते हैं, उसी को दबाव समूह कहते हैं। इंग्लिश में प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। राजनीतिक व्यवहार, इन सभी का अध्ययन किया जाता है वर्तमान तुलनात्मक राजनीति में। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में बात कीजिएगा तो निम्नलिखित है। पहला है वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। इसमें वैज्ञानिक अध्ययन पे जोर दिया जाता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि इसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक दल, दबाव समूह, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सबों के बारे में तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है।
ठीक है। व्यवहारवादी प्रकृति को अपनाया जाता है। गतिशील स्वरूप है इनका, यानी कि ये बदलते रहता है, समय के साथ बदलते रहता है। आज आधुनिक जमाना है, आज कुछ और है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और होगा। ठीक है। व्यापक अध्ययन, इसमें जो है विस्तार से तुलनात्मक राजनीति, साम्यवादी, विकासशील, विकसित और गरीब देशों के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है। तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है, क्यों पढ़ना चाहिए ये चीज़, तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था की समझ होगी, अच्छी समझ होगी, ताकि हम इसे अपने देश में लागू कर सकें। राजनीतिक समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि सरकारी स्कूल में किस तरह से हम अच्छे से लोगों को, बच्चों को ला सकते हैं, तो ये सब आपको विदेश से देख के सीख के मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक अध्ययन कि यहाँ पे किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था है, तो वो अच्छा अगर होगा हमारे देश से तो उसको फॉलो करेंगे, बुरा होगा तो नहीं फॉलो करेंगे। राजनीतिक विकास का अध्ययन, ठीक है, कि वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है उस देश में, वो हम भी अपने राज्य में फॉलो करेंगे। इस तरह से आपको इसमें पढ़ाया जाता है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझ होता है, देश दुनिया की जानकारी आपके अंदर होती है। ठीक है। मैं देखिए शॉर्टली आपको बस बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का विस्तृत वर्णन करें। इसको डिटेल में अध्ययन करना है। इसमें आप संविधान के बारे में पढ़ते हैं, कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं, विधायिका के बारे में पढ़ते हैं, न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं, राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में पढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों में क्या क्या आप पढ़ने जाते हैं इस टॉपिक पे, तो राजनीतिक संस्कृति के बारे में, राजनीतिक विकास, इसके अलावा सार्वजनिक नीति का अध्ययन, वहाँ पे जो अलग अलग पॉलिसी लागू होता है तो वो कैसा पॉलिसी है, किस लिए कितना फ़ायदा हो रहा है, इन सारी चीज़ों का आप अध्ययन करते हैं। संस्कृति का भी अध्ययन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विभिन्न देशों के हम लोग संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो 4 देशों का आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानना है। ठीक है। अब यूनिट 2 शुरू होता है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, केवल वही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने का पूरा पूरा संभावना रखता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में प्रणाली विशेषण दृष्टिकोण का वर्णन करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और इसको स्किप कर देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन में आपको जो है ना थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि इसमें आपको थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है। ठीक है। हालांकि देख लीजिए, शॉर्ट पॉइंट्स को मैं बता देता हूँ। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन प्रणाली विश्लेषण करना है आपको। ठीक है। सिस्टमेटिक एनालिसिस करना है। और इसमें आपको सबसे पहले कि प्रणाली का अर्थ क्या है। डेविड ईस्टन अलग अलग थिंकर, डेविड ईस्टन एक थिंकर है पॉलिटिकल साइंस के, उनके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है वो इसमें देखिएगा। इसमें इनपुट, ठीक है, प्रणाली में इनपुट कैसे डालें हम, फिर रूपांतरण की प्रक्रिया, निर्गत प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। मान लीजिए कोई भी चीज़ हमने काम किया, ठीक, अब उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा ये जानिएगा, फिर आउटपुट क्या निकला उसका, ठीक है, रिजल्ट क्या आया वो जानिएगा, और रिजल्ट आने के बाद पब्लिक क्या बोलती है इसके बारे में ये जानिएगा। इसी को फीडबैक बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपने झारखंड में मैया सम्मान योजना है, तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव हुआ, क्या क्या नेगेटिव हुआ, फिर बाद में जनता क्या बोलती है इसके बारे में ये जानिएगा। एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ता है, प्रणाली विश्लेषण के बारे में पढ़िएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मैं इसलिए इसको स्किप कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संरचनात्मक कार्य दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए मैं इसका जो है पूरा का पूरा डिटेल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिखा देता हूँ आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुलनात्मक राजनीति वाला। कार्यपालिका की संवैधानिक संरचना, प्रकार तथा कार्यों का विस्तृत वर्णन करें। कार्यपालिका, जो किसी भी देश में सरकारी कर्मचारी होते हैं उसको कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है। कार्यपालिका, इसमें देखिए केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि बहुत व्यापक है, मैं तो शॉर्ट में बताया। कार्यपालिका का सामान्य अर्थ क्या होता है, उन व्यक्ति या संसाधनों से है जो शासन को चलाने में काम करते हैं। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होते हैं। राजनीतिक विज्ञान के विद्वान, ठीक है, गार्नर एक विद्वान है, उनके द्वारा कार्यपालिका वह अंग है जो राज्य की इच्छा को लागू करता है, इनका कहना है। ठीक है। कार्यपालिका की संवैधानिक संरचना कैसी है, संसदीय प्रणाली कैसी है, ठीक, फिर ब्रिटेन और भारत का तुलना करके यहाँ पे बताया गया है। फिर यूएसए और यूएसए के बारे में जानिएगा और भारत के बारे में, सभी देशों के साथ भारत का तुलना करके देखिएगा। ठीक है। फिर स्विट्जरलैंड के बारे में जानिएगा। नेक्स्ट,
यहाँ पे अलग एक एक देश का पूरा अलग अलग विस्तार से आपको जानने को मिलेगा। ये एक कार्यपालिका हो गया, फिर विधायिका के बारे में कि विधायिका में किस तरह से काम होता है अलग अलग देशों में, और इसी तरह से एक न्यायपालिका का आएगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों के बारे में एक एक आएगा। ठीक है, ये देखिए न्यायपालिका की संवैधानिक संरचना कैसी है अलग अलग देशों में, ये जानिएगा। ठीक है, एक एक करके मैं डिटेल में अभी पूरा नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा पेज है, 47 पेज का कराऊँगा तो मुझे लगता है कितना 4 घंटा का वीडियो बन जाएगा यार। ठीक है, संविधान संशोधन की क्या प्रोसेस है अलग अलग देशों में, ये जानिएगा। जैसे भारत में अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो लोकसभा में जितना मेंबर है उसका 3 भाग, मतलब 4 भाग में टोटल आदमी को बांट दीजिए, और 3 भाग अगर हाँ बोल दिया, ठीक है, तो संशोधन जो है बहुमत रूप से पारित होता है। ठीक है, 2/3 बहुमत, 2/3। ठीक है, मतलब 4 भाग नहीं 3 भाग में बांटिए। ठीक है, अमेरिका में यहाँ पे अलग अलग है, मतलब हर देश में अलग है, किसी में 3/4 है। ठीक है, मतलब 4 भाग में बांटिए और 3 भाग अगर बहुमत बोलेगा तो हाँ, किसी में 3 भाग में बांटिए और 2 भाग अगर हाँ बोल दिया तो हाँ। ठीक है, तो वो देखा जाता है अलग अलग देशों में किस तरह से प्रोसेस है, ये आपको इसमें पढ़िएगा। ठीक है, बस इतना पढ़ लीजिए, काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये PDF भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही अगर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आप ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, ये ज्ञान सागर ऐप तो इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। SKMU दुमका का पास ले लीजिएगा, 60 रुपया का पास है, उसमें आपको सभी पेपर का नोट्स मिल जाएगा। मेजर पेपर 6 का तो हो गया, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8 का भी अपलोड है, और साथ में आपको ये जो माइनर पेपर है 2B जो भी आप रखें हैं वो भी वहाँ पे अपलोड है। उसके साथ ही आपका ये पेपर बैक पेपर हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का भी अपलोड है। AC पेपर हिंदी इंग्लिश उर्दू, ठीक है, और संस्कृत का भी अपलोड है, और सेमेस्टर 5 का भी अपलोड है। सेमेस्टर 6 का अपलोड अभी कर रहा हूँ। तो ये सारा PDF सिर्फ 60 रुपये में मिलेगा, मतलब 4 साल का ट्यूशन फीस है 60 रुपये, 4 साल आपको एक्सेस मिलेगा सिर्फ 60 रुपये में, हर एक चीज़ का एक्सेस। ठीक है, कैसे करना है जान लीजिए 2 मिनट। ये लास्ट तक तो वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, फिर भी जो लोग देखते हैं यह ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। आपका ऐप इस तरह से बिरसा मुंडा का जोहार लिखाएगा, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे खुल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से आ जाएगा फुल नेम और फ़ोन नंबर। यहाँ पे अपना पूरा नाम दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा, फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा आपका ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा, मतलब OTP आएगा, OTP को डालिएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑल कोर्स में क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स में क्लिक कीजिएगा ना तो आपके सामने बहुत सारा कोर्स आएगा। आपको ये SKMU दुमका वाला पे व्यू मोर पे क्लिक कीजिएगा, देख लीजिएगा क्या क्या है कोर्स इसमें। ठीक है, पसंद आएगा तो खरीदिएगा, नहीं पसंद आएगा तो मत खरीदिएगा। या डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, आपका UPI कोई भी ले लेगा, स्कैनर अभी काम नहीं कर रहा है, डायरेक्टली UPI पे क्लिक कीजिएगा। फ़ोनपे, गूगल पे जो भी है आपका, पेटीएम, भीम, अमेजन पे सब का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 साल तक का है ऐप, और ये इस तरह से आ जाएगा। मान लीजिए आपको सेमेस्टर 4 का देखना है तो सेमेस्टर 4 में क्लिक करेंगे, फिर पेपर का आएगा अलग अलग पेपर, उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और पुराना वाला कोर्स भी है, नया वाला कोर्स भी है। और इस तरह से फिर PDF, मान लीजिए आपको मेजर पेपर देखना है, ठीक है, तो मेजर पेपर पे क्लिक करेंगे, इस तरह से स्टडी मटेरियल खुल जाएगा। अब आप व्यू पे क्लिक करेंगे, किसी भी व्यू पे, तो ये PDF इस तरह से ओपन हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ये तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू, बाय, जोहार। PDF भी दे दूंगा और ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए एक जगह सब कुछ मिल रहा है ना इकट्ठा, 60 रुपये में, ज़्यादा तो नहीं है। सॉरी, जोहार।